Assalamualaikum students, let us talk to about magnetic quantum number or orientation quantum number। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड है ये उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। पिछले लेक्चर में हम एजीमुथल क्वांटम नंबर को पढ़ चुके थे। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें बताता है। तो एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यह है कि ये इसके पास ये मैग्नीट्यूड भी रखता है, ये मैग्नीट्यूड भी रखता है और इसके अलावा डायरेक्शन भी ये रखता है। तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड के बारे में तो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बता देता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर असल में ये हमें एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो कि मैग्नीट्यूड भी रख रहा है और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड के बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर बता देता है और डायरेक्शंस के बारे में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है। तो इसलिए हम इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर कहते हैं कि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में हमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट का, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस के बारे में बता देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, इससे ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जब हम बोहर के मॉडल को पढ़ रहे थे, बोहर के मॉडल में एक डिफेक्ट था कि वो जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। उसने जीमन इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। जीमन इफेक्ट असल में क्या है कि 1896 में जीमन इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, 1896 में जीमन ने स्पेक्ट्रम का एक सोर्स, फर्ज करो ये स्पेक्ट्रम का एक सोर्स है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो वो क्या ऑब्जर्व करता है? वो ये ऑब्जर्व करता है कि जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से आगे मजीद और कई बारीक लाइनों में या सेवरल लाइनों में क्या हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? जीमन इफेक्ट कहते हैं। ये वाला इफेक्ट कहलाता है जीमन इफेक्ट। इस इफेक्ट को बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए बोहर की नाकामी में एक अहम जो रीजन है वो जीमन इफेक्ट भी है कि बोहर ने अपने मॉडल में जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है और कोई सोर्स जो स्पेक्ट्रम का सोर्स है उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, उसका सिंगल स्पेक्ट्रम आगे मजीद कई स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाता है। इस इफेक्ट को हम जीमन इफेक्ट कहते हैं। जब हम इन लाइंस की, इन स्पेक्ट्रल लाइंस की एनर्जी की बात करते हैं तो जो ओरिजिनल लाइन है, ये जो ओरिजिनल लाइन है और ये स्पेक्ट्रल लाइंस आगे मैग्नेटिक फील्ड में पास करने से तो इनकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क होता है। इनकी आपस में भी एनर्जी में भी फर्क होगा और इसकी जो ओरिजिनल लाइन है उसकी एनर्जी में भी फर्क पाया जाता है। जब हम टोटल इनके एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को हम पढ़ चुके हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो किसके बराबर होता है? h डिवाइडेड बाय 2π। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर स्पेक्ट्रल लाइन आगे मजीद कई बारीक स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती है जब हम उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं। ये इसी स्पेक्ट्रल लाइंस के आगे कंपोनेंट है। तो इन कंपोनेंट के लिहाज से, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में इन कंपोनेंट के लिहाज से जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर वो हम कैलकुलेट करते हैं तो इस एंगुलर मोमेंटम को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? m के साथ, मैग्नेटिक
क्वांटिटी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम देखते हैं टोटल, तो उसकी वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी, m मल्टीप्लाई करेंगे h डिवाइडेड बाय 2 ये इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरह हम एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगुलर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो h डिवाइडेड बाय 2 और अगर हम उसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए रिप्रेजेंट करता है, उसको हम मल्टीप्लाई करें h डिवाइडेड बाय 2 तो इससे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाते हैं। m के जितने भी पॉसिबल वैल्यू हैं, m के हम जितने भी पॉसिबल वैल्यूज की बात करते हैं वो हमेशा l पर इन्हिसार करते हैं। इसका क्या मतलब है कि m की वैल्यूज जितनी भी होती हैं वो l पे इन्हिसार करती है। कहाँ से? -l से लेकर 0 तक और 0 से लेकर +l तक, इसी रेंज में m की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो इसका क्या मतलब है? m की वैल्यू को अगर हम देखना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? m की वैल्यू अगर हम लिखें तो इसका मतलब यह कि 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड प्लस -l। तो इसको हम क्या कहते हैं कि अगर l की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, m की टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो l की दिए हुए वैल्यू के लिए या l की दी हुई जो क्वांटिटी होती है या नंबर है, उसके लिए टोटल जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं वो कुछ इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। m की जो टोटल वैल्यू होती है वो 2l + 1 के बराबर होती है। यानी अगर हम यहाँ पे l की वैल्यू पुट करते जाते हैं तो इससे हमारे पास टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आ जाती है। जितने भी m की वैल्यू आ जाती है या जो भी m के नंबर्स आ जाते हैं, क्वांटिटी आ जाती है, वो किसी भी सब शेल्स के अंदर हमें मखसूस ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं। हर एक m की वैल्यू मखसूस ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी सब शेल्स के अंदर एक मखसूस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। m की टोटल वैल्यू हमें सब शेल्स के अंदर टोटल ऑर्बिटल के बारे में बता देते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर पॉइंट A को हम देख लेते हैं। अगर l की वैल्यू 0 है, ये किसके लिए? ये S सब शेल की बात हो रही है। अगर l की वैल्यू 0 है S सब शेल्स, तो m की वैल्यू भी 0 होगी। तो अगर l की वैल्यू 0 है जो कि S सब शेल्स है, तो m की वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब क्या है कि m की कितनी वैल्यू आई है? ये 1 वैल्यू है। m की ये वैल्यू 1 वैल्यू है। m की जो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है ये 1 वैल्यू है। इसका मतलब यह कि S सब शेल्स के पास एक ही ऑर्बिटल होता है। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब यह है कि S सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की एक ही ओरिएंटेशन होती है। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम S सब शेल्स को पास करते हैं तो वो कुछ, ये L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 है, और ये वैल्यू है 0 के लिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम S सब शेल्स को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो वो उसकी लाइनें मजीद आगे स्प्लिट नहीं होती, वो वही सिंगल लाइन ही रहती है। तो ये हमें बता रहे हैं कि S सब शेल्स के पास एक ही ओरिएंटेशन होता है, S सब शेल्स के पास एक ही ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन इसी एक ही ओरिएंटेशन में क्या करता है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव करता है, वाई एक्सिस के भी और जी एक्सिस के भी। तो ये रिप्रेजेंट करता है m की वैल्यू 1 जो आ गई है, ये रिप्रेजेंट करता है कि S सब शेल्स की जो शेप होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल होती है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस के अलोंग इक्वली इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन इक्वली तीनों तरफ मूव कर रहा होता है स्पेस में। और अगर L की वैल्यू L की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब है
हम पी सब शेल की बात कर रहे हैं और m की वैल्यू इसके लिए क्या होगी 0 प्लस माइनस 1 है। तो इसके लिए m की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 है। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, ये 3 वैल्यूज हैं। ये कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो पी सब शेल है उसके पास टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और स्पेस में या 3D डायमेंशन में या स्पेस में जो पी की ओरिएंटेशन होती है वो 3 ओरिएंटेशन होती है, जो x, y और z एक्सिस के अलोंग होती हैं। तभी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं px, py और pz से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो जब हम p सब शेल्स को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो L की वैल्यू यहाँ पे 1 है और M की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ये मेन लाइन है, ये आगे स्प्लिट कर जाती हैं, ये 0 है और ये -1 है और ये +1 है। तो एक रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस के अलोंग और तीसरा रिप्रेजेंट करता है जी एक्सिस के अलोंग। तो हमने देख लिया कि जब L की वैल्यू 1 हो पी सब शेल्स के लिए तो M की वैल्यू 0 और प्लस माइनस 1 होगी, जो कि 3 वैल्यूज आ जाती हैं M की। इसका मतलब यह है कि पी सब शेल्स के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस की जानिब होते हैं। इसी वजह से इन ऑर्बिटल्स को हम px, py और pz से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 ऑर्बिटल्स ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होता है तब मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, तब हम इसको कहते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। लेकिन ये 3 है, हम इसको ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। ये कहलाएंगे ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें L की वैल्यू अगर 2 है, जो हम D सब शेल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए M की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 होगी। इसका क्या मतलब है कि -1 -2 है, फिर -1, फिर 0 और फिर +1 और उसके बाद +2। टोटल 5 वैल्यू डी ऑर्बिटल के लिए आ जाती हैं। जब L की वैल्यू 2 हो तो D सब शेल्स के लिए तो M की वैल्यू कितनी आ जाती हैं, वो 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 होंगी। इसका मतलब यह कि D सब शेल्स के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलोंग इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल तौर पर तीनों एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर हम इनकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो रिप्रेजेंटेशन इनकी ये होगी dxy, उसके बाद है dyz और उसके बाद है dzx और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है और ये dz स्क्वायर है, जो इस तरह x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग में ये अरेंज हो जाते हैं। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में देखते हैं कि ये किस तरह स्प्लिट कर जाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में हम इसको देख लेते हैं। L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। ये मेन लाइन है, 0 पर है, ये आगे स्प्लिट कर जाती है ये लाइन यहाँ पे इस तरफ और ये इस तरफ ऐसे स्प्लिट कर जाते हैं। इनको हम यहाँ पे मिला देते हैं
तो क्वांटम नंबर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। ये -2 है, ये -1 है और ये +1 है और ये +2 है। इस तरह जब हम डी सब शेल्स को हम इसके स्पेक्ट्रम्स को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं तो ये 5 ऑर्बिटल्स में टूट जाते हैं या 5 स्पेक्ट्रल लाइन में टूट जाते हैं, जिसको हम 5 फोल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये शो करते हैं 5 फोल्ड डिजेनरेसी शो करते हैं। ये 5 फोल्ड डिजेनरेसी शो करते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो उसकी ओरिएंटेशन जो होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जी एक्सिस के अलोंग वो 5 ओरिएंटेशन होगी। 5 हिस्सों में ये क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। 5 जगहों पे इनकी लोकेशन हो सकती है। इसके बाद अगर एल की वैल्यू 3 आ जाती है, अब हम देख लेते हैं एफ सब शेल्स के लिए। तो एल की वैल्यू अगर 3 है तो ये किसकी बात हो रही है? एफ सब शेल की बात हो रही है। ये हम एफ सब शेल की बात करते हैं। एल की वैल्यू अगर 3 है तो एफ सब शेल्स के लिए बात करते हैं। तो यहां पे अगर हम देख लेते हैं तो एम की वैल्यू कितनी होगी? 0 +, -1 +, -2 और +, -3 होगी। इसका क्या मतलब है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एफ ऑर्बिटल्स होंगे टोटल वो 7 होंगे और एफ में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी 7 ओरिएंटेशन होंगी। स्पेस में इसकी 7 ओरिएंटेशन होगी। हम इसको 7 फोल्ड डिजेनरेसी भी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये 7 फोल्ड डिजेनरेसी शो करते हैं। और जब हम यहां पे देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसकी मौजूदगी को देख लें तो ये एल की वैल्यू है 3 और एम की वैल्यू है 0 +, -1 और +, -2 और +, -3। यहां पे 0 है, ये स्प्लिट कर जाता है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ये इस तरफ स्प्लिट कर जाता है। इसी तरह एक डायरेक्शन इसकी ये होती है और यहाँ पे डायरेक्शन आ जाती है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है और ये इसकी डायरेक्शन है। ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ से स्प्लिट कर गया। इसको ऐसे मिला लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे ये इसके साथ आ जाएगा। इसको भी हम मिला देते हैं इसके साथ, इसको भी और इसको भी। अगर हम यहाँ पे देखें ये है -3, ये -2, ये -1, ये 0 और यहाँ पे आ जाएगा +1, ये आ जाएगा +2 और यहाँ पे आ जाएगा +3। टोटल 7 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं एफ के और इनकी शेप क्या होती है? वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तब हम इसको 7 फोल्ड डिजेनरेट कहते हैं। 7 फोल्ड डिजेनरेसी से क्या हो रहा है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को एब्सेंट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं, तो इन तमाम की एनर्जी क्या होती है? वो सेम हो जाती है। इस पूरे बहस से पता ये चलता है कि एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 5 d ऑर्बिटल और 7 f ऑर्बिटल होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या n की वैल्यू जो मर्जी हो, लेकिन f ऑर्बिटल हमेशा 7 ही रहेंगे, s ऑर्बिटल हमेशा 1 ही रहेगा और p ऑर्बिटल भी हमेशा 3 रहेंगे और d ऑर्बिटल भी हमेशा 5 रहेंगे। तो s ऑर्बिटल 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं और 7 f ऑर्बिटल होते हैं। और एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमोथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है? जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है
ये हम लाइन देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें किसके बारे में बताते हैं, ये शेल के बारे में बताते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें शेल के बारे में बताते हैं। जब हमने इसको हाईली रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में देखा तो यही सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन आगे कई और फाइन स्ट्रक्चर में डिवाइड होगी, सप्लिट होगी। जब हमने हाईली रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में देखा तो ये शेल थे, ये क्या कहलाएंगे, ये सब शेल कहलाएंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स के बारे में बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताते हैं। और जब इसी सब शेल्स को हमने मैग्नेटिक फील्ड में पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड में ये आगे क्या कर गए, ये सप्लिट कर गए और बारीक लाइनों में और फाइन स्ट्रक्चर में सप्लिट कर गए। ये सेम ही रहा, ये एस है और ये पी ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल आगे एक ही ओरिएंटेशन देता है, इसकी एम की वैल्यू 0 है और इसके लिए एम की वैल्यू जो पी के लिए एम की वैल्यू वो 0 और ±1 होती है। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 और इस तरफ +1। ये सब शेल हैं जो एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और ये शेल है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बता रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चल जाता है और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है हमें किस चीज के बारे में बताते हैं, ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें ऑर्बिटल्स के बारे में पता चल जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।